नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। 9 से 12 अक्टूबर तक ICAR NASC पूसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लिंग सम्मेलन में हुई चर्चा। महिलाओं और युवा कृषि उद्यमियों को अभी भी चुनौतियों का करना पड़ता है सामना। महिलाओं और युवा कृषि उद्यमियों को बढ़ावा देने की है जरूरत। विश्व स्तर पर कृषि खाद्य प्रणालियों में लैंगिक असमानता बनी हुई है चुनौती। कावेरी नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच खींचतान जारी। बुधवार को कावेरी जल विनियमन समिति की बैठक में कावेरी को पानी को लेकर किया गया फैसला। कर्नाटक को 16 से 31 अक्टूबर तक 3000 क्यूसेक छोड़ना होगा पानी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में बुधवार को हरियाणा कैबिनेट की हुई बैठक। विलेज फार्मर लैंड एक्ट में संशोधन पर भी हुई चर्चा। रैसमाइजेशन आयोग को विधित दे दी गई है मंजूरी। मुख्यमंत्री ने कहा, विलेज कॉमन लैंड एक्ट में बदलाव पर लग गई है मोहर। उत्तर प्रदेश में बिक्री केंद्रों पर बुआई के समय से 15 दिन पहले बीज उपलब्ध कराने का प्रशासन ने दिया निर्देश। जमाखोरी और कालाबाजारी पर कठोरता से नियंत्रण पर जोर। 60.25 मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता का लक्ष्य तय। महाराष्ट्र मुंबई में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया निर्णय। महाराष्ट्र सरकार जल विद्युत उत्पादन में निजी निवेश और पंप स्टोरेज परियोजना स्थापित करने संबंधी नीति पर कर रही है काम। महाराष्ट्र सरकार जल्द ही जल विद्युत उत्पादन और पंप स्टोरेज परियोजना स्थापित करने में लाएगी निजी निवेश। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। 9 से 12 अक्टूबर 2023 तक ICAR NASC पूसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लिंग सम्मेलन में व्यापारिक दिग्गजों, मॉडल किसानों और वैज्ञानिकों के एक पैनल चर्चा में सामने आया गया है कि महिलाओं और युवा कृषि उद्यमियों को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उन्हें न्याय संगत और लचीली कृषि खाद्य प्रणालियों की दिशा में आगे बढ़ने से रोकती हैं। इन चुनौतियों में वित्त तक पहुंच की कमी, सीमित भूमि स्वामित्व, अनौपचारिक और नैतिक कार्य और उनकी ज़रूरतों के बारे में आवाज़ उठाने के कम अवसर शामिल हैं। अनुसंधान से प्रभाव तक न्याय संगत और लचीली कृषि खाद्य प्रणालियां की मेज़बानी CGIAR जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई है। इसका उद्घाटन सोमवार को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया था। इस 4 दिवसीय सम्मेलन के दूसरे दिन 18 समांतर सत्र आयोजित हुए, जिसमें बाजरा की कटाई के बाद प्रसंस्करण में महिला किसानों के कठिन परिश्रम को कम करने के उपाय, महिला रेहड़ी पटरी वालों और फेरी वालों के बीच लिंग अंतर का आकलन और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किसानों के बीच बीज की पसंद के लिंग आधारित चालक जैसे विषयों पर 80 से अधिक वैज्ञानिक पोस्टरों की प्रस्तुतियां शामिल थीं। सम्मेलन के महत्व पर CGIAR जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म के निदेशक डॉक्टर निकोलिन डीहान ने कहा कि विश्व स्तर पर कृषि खाद्य प्रणालियों में लैंगिक असमानता एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। विश्व स्तर पर कृषि खाद्य प्रणालियों में लैंगिक असमानता एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। कुल मिलाकर भोजन में महिलाएं अक्सर पुरुषों की तुलना में कम सुरक्षित होती हैं और वे बाढ़ और सूखे जैसे बाहरी झटकों से भी अधिक प्रभावित होती हैं। नीति निर्माताओं और निवेशकों को सर्वोत्तम समाधानों की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए अनुसंधान, साक्ष्य और व्यवहारिक समझ का संयोजन किया जा रहा है, जो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कावेरी नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच खींचतान जारी है। बुधवार को कावेरी जल विनियमन समिति की बैठक में कावेरी के पानी को लेकर फैसला किया गया। इसके मुताबिक कर्नाटक को 16 से 31 अक्टूबर तक 3000 क्यूसेक पानी छोड़ना सुनिश्चित करना होगा। कर्नाटक के पूर्व CM और BJP नेता बसवराज बोम्मई ने इस सिद्धारमैया सरकार की विफलता करार दिया है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक इज अनेबल टू पॉइंट आउट दिस इन CWRC, CWMA, even in Supreme Court. And the Chief Minister had promised that they will go IA against the earlier order of CWMA. They have not gone and they have been obeying this. The result is that one more order has been slapped on Karnataka to release 3000 cusecs of water for next 15 days. So it's a failure of the government of Karnataka also.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में बुधवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक में कई एजेंडे रखे गए। बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी दी। सीएम खट्टर ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में 36 एजेंडों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पर चर्चा की गई। सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही श्यामला जमीन पर गौशाला स्थापित करने पर विचार विमर्श भी किया गया। सीएम खट्टर ने कहा कि जमीन एक्ट एजेंडे पर बैठक में मोहर लगी। इसके साथ ही आयुष पद्धति से इलाज को मान्यता मिली है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस बैठक में 3 एजेंडों को दोबारा से रिवाइज करने के निर्देश दिए गए हैं। मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि विलेज फार्मर लैंड एक्ट में संशोधन पर भी चर्चा हुई। रैसमाइजेशन आयोग को विधिवत मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि विलेज कॉमन लैंड एक्ट में बदलाव पर मोहर लग गई है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को सशक्त बना रही है। इसी प्रयास से कृषि का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। किसानों के उत्थान से इस क्षेत्र में सकारात्मक सुधारों से विकास व समृद्धि की नई संभावनाएं उपजी हैं। 60.25 मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता का लक्ष्य तय है। बिक्री केंद्र पर बुआई के समय से 15 दिन पहले बीज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। योगी सरकार की ओर से ये कहा गया है कि सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में प्राप्त होने वाले उर्वरकों का निर्धारित मूल्य पर ही वितरण हो। जमाखोरी व कालाबाजारी पर कठोरता से नियंत्रण किया जाए। प्रदेश में रबी 2022-23 में 59.45 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण खपत हुई थी। 2023-24 के लिए 60.25 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता का लक्ष्य प्रस्तावित है। 2022-23 में कुल खपत 59.45 मीट्रिक टन थी। 2023-24 में इसका लक्ष्य 60.25 मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता का लक्ष्य तय किया गया है। कृषि निवेशों की उपलब्धता के लिए समय सारिणी तय की गई है। रबी उत्पादन कार्यक्रम की सफलता के लिए कृषि निवेशों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की व्यवस्था बुआई से पहले कर लेना आवश्यक है। अलसी का बीज 10 अक्टूबर तक बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध कराने की तिथि निर्धारित की गई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में लघु उद्योग भारतीय राज्य उद्यमी सम्मेलन में कहा कि ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों से अपने निर्यात को बढ़ाने में कामयाब रहा है। इन्हीं कारोबारियों की मेहनत का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश आज आर्थिक समृद्धि के शिखर पर है। उत्तर प्रदेश तो प्राचीन काल से ही इसकी आधारभूमि रही है। अलग अलग प्रकार के उद्यम अलग अलग क्षेत्रों में रहे हैं और उसी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हमारी सरकार ने 2018 में उत्तर प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी अभिनव योजना चलाई थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहन कर देने के लिए उन्हें टेक्नोलॉजी मिले, उन्हें डिजाइन मिले, उन्हें पैकेजिंग के लिए प्रशिक्षण दिया जा सके, उनके लिए मार्केट भी उनको उपलब्ध करवाया जा सके और सरकार से उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके लिए सरकार के स्तर पर एक प्रयास प्रारंभ हुआ था और आज उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने हैं। हम सब जानते हैं कि आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्ष के अंदर अपने एक्सपोर्ट को 250 गुना बढ़ाने में सफल रहा है। अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार जल्द ही जल विद्युत उत्पादन में निजी निवेश और पंप्ड स्टोरेज परियोजना स्थापित करने संबंधी नीति लाने वाली है। मुंबई में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया। पंप्ड स्टोरेज जल विद्युत परियोजना अलग अलग ऊंचाई पर 2 जल भंडारों का विन्यास होता है, जिसमें पानी के 2 जलाशय ऊपर नीचे बनाए जाते हैं। निचले जलाशय की तरफ बहता पानी टरबाइन से होकर गुजरता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। राज्य सरकार ने 2025 तक गैर पारंपरिक स्रोतों से बिजली उत्पन्न 25,000 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। और भारत सरकार देश के नागरिकों को खाद्य
ज़रूरतों को पूरा करने के साथ अब पोषण आधारित ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तकरीबन 100 से अधिक ऐसे फोर्टिफाइड किस्में तैयार की हैं जो भारत सरकार की मिड डे मील जैसी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों के लिए पोषण सुरक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने का काम करेंगी। पादप प्रजनन के जरिए तैयार फोर्टिफाइड किस्मों के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की भारत के पूर्व कृषि आयुक्त व ICAR के पूर्व उप महानिदेशक डॉक्टर JS संधू से। खाद्य सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ पोषकता युक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने पादप प्रजनन के जरिए बायोफोर्टिफिकेशन को बढ़ावा देने का काम किया है। इस तकनीक के जरिए किस तरह फसलों में पोषकता युक्त खाद्यान्न देश के नागरिकों को मिलेगा, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व उप महानिदेशक और भारत के पूर्व कृषि आयुक्त डॉक्टर JS संधू। सर, खाद्य सुरक्षा देश की ज़रूरत रही है और इसी के तहत अब बायोफोर्टिफिकेशन नया कॉन्सेप्ट सरकार ने कई दिनों से चला रखा है। इसकी क्या महत्ता थी और इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी और कौन कौन सी फसलें हैं जिनमें इसका प्रयोग कर रहे हैं? देखिए, खाद्य सुरक्षा में हमने बहुत, हमारे देश ने अच्छा कार्य किया है और जो हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। तो आज के दिन अगर हम बात करें तो हमारे देश के जितने भी प्रदेश हैं ऑलमोस्ट सभी जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट के पास हो गए हैं। तो अब हम दूसरी स्टेज पर जाना चाहते हैं कि उनको जो है पोषक सुरक्षा या न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी हम उनको प्रदान करें। मिड डे मील जैसी व्यापक स्तर की राष्ट्रीय योजनाएं हैं जिनमें गरीबों को और ज़रूरतमंद और पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा की ज़रूरत पूरा करने के साथ साथ पोषकता युक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में बायोफोर्टिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनके जरिए उनकी खाद्य सुरक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने में कितना फ़ायदा होगा? देखिए, अभी जो हम जितनी वैरायटीज़ हैं वो जिनमें हमने एडिशनल ये जो पोषक तत्व डाले हैं उनकी ईल्ड भी कम नहीं है कि किसान को भी उसका कोई नुकसान नहीं है। तो ज़्यादातर हम जो है उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो जितना भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है, चाहे गेहूं का है, जो राइस का है, तो उसमें मैं आग्रह करूंगा गवर्नमेंट से कि भी वो ऐसी वैरायटी जो बायोफोर्टिफाइड हैं उनका जो है विशेष तौर पर प्रोक्योरमेंट करके हमारे जो PDF सिस्टम है, जहाँ गवर्नमेंट के और प्रोग्राम हैं, वो उसमें जो है वितरण करके हम जो बच्चों में जो पोषण की जो कमी जो होती है उसको हम दूर कर सकते हैं। ये एक बड़े प्रोग्राम के रूप में इसको चलाया जा सकता है। मुख्य कौन कौन सी फसलें ICAR में हैं जिनमें बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ निकाली जा रही है? पोषक तत्वों के हिसाब से हमने गेहूं के अंदर जिंक और आयरन की जो वैरायटीज़ रिलीज़ की हैं। इसी प्रकार चावल में ज़्यादा प्रोटीन वाली और उसमें जिंक एंड आयरन की भी वैरायटीज़ को रिलीज़ किया है। ऐसा मक्का भी कुछ मतलब हमारे पूर्वी भारत में खाया जाता है। उसमें विटामिन C एक इम्पॉर्टेंट जो विटामिन होता है उसको युक्त हमने उसको भी बनाया है। आप क्यूपियम मेज का नाम, आपने क्वालिटी प्रोटीन मेज का नाम पहले ही सुन रखा था, उसमें अब विटामिन C भी हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो भारत के पूर्व कृषि आयुक्त और ICAR के पूर्व उप महानिदेशक डॉक्टर JS संधू, जिनका मानना है कि पादप प्रजनन के जरिए बायोफोर्टिफाइड किस्में तैयार करने से एक और जहां देश की खाद्य सुरक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने का काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर माल न्यूट्रिशन की कमी को पूर्ति करके देश को स्वस्थ और सेहतमंद बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोंटी के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। उत्तर प्रदेश संभल क्षेत्र में प्रशासन की ओर से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि किसान खेतों में पराली ना जलाएं। प्रशासन ने बताया कि पराली के लिए किसानों की समस्याओं को दूर करने की सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। संभल क्षेत्र में लगातार कृषक भाई पराली न जलाएं, इसे तो जन जागृति फैलाई जा रही है, जगह जगह बैठकें भी की जा रही हैं। इसमें कृषि विभाग के और राजस्व विभाग की टीमों को लगाया भी गया है। एक प्रचार वाहन इसे तो चलाया जा रहा है कि इसमें किसान भाइयों से अपील की जा रही है कि वह किसी भी दशा में फसल अवशेषों को खेत में न जलाएं। आइए बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि
कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो बुधवार को सूरतगढ़ मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि सादुलपुर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की बाड़मेर मंडी में 10 अक्टूबर को मूंग का भाव रहा 7,900 रुपए। 11 अक्टूबर को इसके भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 7,700 रुपए प्रति क्विंटल। हालांकि राज्य की ही सादुलपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 11 अक्टूबर को मूंग 7,900 रुपए पर बिकी, जबकि सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 अक्टूबर को मूंग का भाव था 7,400 रुपए। 11 अक्टूबर को इसके सौदे 175 रुपए उछलकर 7,575 रुपए पर हुए। राजस्थान की ही मालपुरा मंडी में मूंग के भाव की बात करें तो यहाँ बुधवार को मूंग का भाव रहा 7,450 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की जरार मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 7,560 रुपए पर हुए। चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक 22 सितंबर तक खरीफ मूंग की बुआई 31,56,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ मूंग की बुआई 33,92,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ मूंग की बुआई बीते साल से 2,36,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान मूंग की पैदावार 37,40,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 31,66,000 टन रही थी। प्रोटीन से भरपूर दालों की निर्यात की बात करें तो भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष 2023-24 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान 8% की कमी आई है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में बीते 4 महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 2,32,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,25,000 टन का हुआ था। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक 22 सितंबर तक सोयाबीन की बुआई 125.59 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2022 के दौरान खरीफ सोयाबीन की खेती 124.77 लाख हेक्टेयर में हुई है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की अधिकतर मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो गुजरात की जेतपुर और मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सोयाबीन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं खुजनेर, जलगांव और कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्क नेट के मुताबिक गुजरात के जेतपुर मंडी में 10 अक्टूबर को सोयाबीन का भाव था 4,200 रुपए। 11 अक्टूबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 4,250 रुपए पर। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 अक्टूबर को सोयाबीन का भाव रहा 3,800 रुपए। 11 अक्टूबर को इसके सौदे 200 रुपए उछलकर 4,000 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही खुजनेर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान पीली सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। 10 और 11 अक्टूबर को यहाँ पीली सोयाबीन 4,100 रुपए पर बिकी। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में 10 अक्टूबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,150 रुपए। 11 अक्टूबर को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 4,150 रुपए पर बना रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में भी सोयाबीन के भाव में स्थिरता देखने को मिली। यहाँ 11 अक्टूबर को सोयाबीन किसी उठापटक के 4,250 रुपए पर बिकी। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है।
साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तिलहन उत्पादन की तुलना में 30.33 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन थी। कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन थी। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। आंध्र प्रदेश में मूंगफली में इल्लियों की रोकथाम के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे करें। आंध्र प्रदेश के गन्ना किसान गन्ने में पोरी भेदक के नियंत्रण के लिए आवश्यक कीटनाशकों का छिड़काव करें। आंध्र प्रदेश में कपास में चूसक कीट के नियंत्रण के लिए एसिटामेप्रिड का छिड़काव करें। साथ ही कपास के खेतों को कीटों से बचाने के लिए पीले चिपचिपे जाल लगाएं। अगर यहाँ कपास में गुलाबी इल्ली का प्रकोप दिखाई दे तो नीम के तेल का स्प्रे कर लें। आंध्र प्रदेश में ही मिर्च, बैंगन और टमाटर की नर्सरियों को सड़न रोग से बचाने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कर लें। यहाँ पपीते में तना गलन रोग दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए रेडोमिल का इस्तेमाल करें। आंध्र प्रदेश में अरहर में जाला कीट के नियंत्रण के लिए दवाओं का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश के किसान कुल्थी दाल की विभिन्न किस्मों की बुआई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ सभी सब्जियों में चूसक कीट के नियंत्रण के लिए एमिटाक्लोप्रिड छिड़कें। आंध्र प्रदेश में ही भिंडी में पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से दवाएं छिड़क लें। यहाँ के धान किसान धान में पत्ती फटना रोग की रोकथाम के लिए कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। तेलंगाना के किसान मूंग और उड़द की बुआई का काम 15 अक्टूबर तक कर लें। अरंडी की बुआई भी यहाँ 15 अक्टूबर तक की जा सकती है। यहाँ तेलंगाना के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में 15 अक्टूबर तक मूंगफली भी बोई जा सकती है। अगर यहाँ मूंगफली में लीफ माइनर का प्रकोप दिखाई दे तो इसके नियंत्रण के लिए जरूरी दवाएं छिड़कें। तेलंगाना में मिर्च में इल्ली का प्रकोप हो तो इसके नियंत्रण के लिए इनके अंडे और लार्वा को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। अगर प्रकोप ज्यादा हो तो इमामेक्टिन, बेंजोएट और फिप्रोनिल का छिड़काव कर लें। शलजम को वैसे भी सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकास की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। शलजम की खेती के लिए खेत को भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसके लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 3 से 4 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए और पाटा लगा देना चाहिए। शलजम की बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर, आधे से पौन हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, अल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इनकी रोकथाम के लिए फफूंदनाशक दवा इंडोफिल M45 की 0.2% घोल का छिड़काव करें। शलजम में माहो, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। बचाव के लिए 0.05% क्लोरोवास का प्रयोग करना ठीक रहेगा। समय समय पर विशेषज्ञों की सलाह भी लेते रहें। और आइए अब जानते हैं कुछ और खबरें खास खबर में।
उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित आदि कैलाश के दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने वहां स्थित पार्वती कुंड पहुंचकर विधि पूर्वक पूजा की। गूंजी स्थित ITBP कैंप पहुंचने पर प्रधानमंत्री का पारंपरिक तौर पर स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री भी कलाकारों के रंग में नजर आए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली शराब नीति मामले को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में अभी तक आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत 3 महीने बढ़ा दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर नवाब मलिक को जमानत दी थी। नई दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ एक्सप्रेस बुधवार की रात बिहार में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा बक्सर जंक्शन से ट्रेन खुलने के कुछ ही देर बाद रघुनाथपुर पूर्वी गुमटी के पास हुआ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे प्राथमिक अस्पताल रघुनाथपुर पहुंचे और वहां रेल हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने घायलों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जानकारी दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को मेट्रो में सफ़र किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश की आम महिलाएं भी आम महिलाएं नहीं हैं। ये सभी महिलाएं महिला सशक्तिकरण का ज्वलंत उदाहरण हैं। और राजधानी दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की ऊंची लपटें देख इलाके में हड़कंप मच गया। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने बताया कि आग अब नियंत्रण में है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के परिसर में वासुदेव कुटुंबकम पट्टिका का अनावरण किया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने इसका अनावरण किया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। दुर्गा पूजा के लिए लोगों ने विभिन्न प्रकार की थीम आधारित पंडाल तैयार किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट का रुख है। पिछले 24 घंटे में ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर $86 प्रति बैरल और WTI क्रूड $84 प्रति बैरल के करीब आ गया है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।